Hello everyone, welcome back again in our economic geography class in our geography optional। तो हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी देख रहे थे और इसमें इस इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग बेसिकली कुछ टॉपिक्स जैसे कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, रिसोर्स हो गया, एनर्जी क्राइसिस हो गया और लिमिट टू ग्रोथ, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देख रखे हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वर्ल्ड इंडस्ट्रीज लोकेशन पैटर्न एंड प्रॉब्लम। तो पहले हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे, देन वी विल मूव टू पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड और लास्ट में हम लोग एग्रीकल्चर के जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स हम लोग देख लेंगे। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। और शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये हमारे फोन नंबर्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अगर आपको किसी प्रकार से रीच आउट करना है देन यू कैन यूज दीज सोर्सेज। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर जो भी मटेरियल वगैरह जो कुछ भी अवेलेबल होता है वो सारे आपको यहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं। मोर और लेस यहाँ पर आपके डाउट्स भी ले लिए जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग हमारे वर्ल्ड इंडस्ट्री के बारे में, तो बेसिकली हमारे टॉपिक में हमारा जो सिलेबस है उसमें कहता है लोकेशन पैटर्न और साथ में उसके प्रॉब्लम्स, इन दो चीजों को हमें डिस्कस करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारी जो वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज है ये इंडस्ट्रीज आखिर में एस्टैब्लिश कहां पर हैं, कहां पर इनकी लोकेशन है। फिर हम लोग देखेंगे इनका रीजन क्यों है, क्यों आखिर में वहीं पर एस्टैब्लिश हुई है, कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग रीजन कौन कौन से हैं और ये वर्ल्ड वाइड हम लोग देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग रीजन देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग रीजन के बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रिसोर्स के साथ में इंडस्ट्री लोकेट हो रही होती है। तो हमारा बेसिकली ये पूरा टॉपिक है जिनको हम लोग देख रहे होंगे और लास्ट में जब ये पूरी चीजें समझ जाएंगे तो आप लोग प्रॉब्लम वगैरह बहुत आराम से आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर स्टार्ट किया जाए तो यहां पर बोला जाता है कि इंडस्ट्री आर नॉट बीइंग सेटल्ड इन अ रैंडम फैशन। कोई ये रैंडम फैशन पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि अगर हम लोग इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया जाए तो इंडस्ट्रीज हमारी बेसिकली कुछ चीजों पे डिपेंड करती हैं। जैसे इंडस्ट्री करती क्या है, अगर ये देख लिया जाए, इंडस्ट्री बेसिकली क्या होती है, सेकेंडरी सेक्टर की एक कह लीजिए एंटिटी होती है जहां पर प्राइमरी को ये लिंक करती है, दिस इज प्राइमरी सर्विस, और ये लिंक होकर के मार्केट में जा रही होती है, मतलब टर्शरी सेक्टर में या कह सकते हैं सर्विसेज सेक्टर में ये जा रही होती है, दिस इज टर्शरी सेक्टर। तो बेसिकली इस तरीके से इंडस्ट्री एक लिंक का काम करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है बैकवर्ड टू फॉरवर्ड लिंक। ये लिंक कर रही होती है बैकवर्ड टू फॉरवर्ड के बेसिस पे। अगर हम लोग प्राइमरी के बारे में बात करें तो यहां पर हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल और ये अल्टीमेटली क्या होता है, फिनिश गुड के फॉर्मेट में मार्केट में इसे मतलब लॉन्च कर देता है। अब इस रॉ मटेरियल के अलावा हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है जो इंडस्ट्री यूज करती है और इंडस्ट्री से ये निकल करके मार्केट में जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, या इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि हमें एनर्जी सोर्स चाहिए होता है। इस एनर्जी सोर्स के अलावा हमें चाहिए होता है लेबर फोर्स, इसके अलावा चाहिए होता है लैंड चाहिए होता है, इसके अलावा चाहिए होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो फेवरेबल हो। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो चाहिए होती है हमें एक इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो वही बोलता है कि इंडस्ट्री जो होता है कि रैंडम फैशन में कहीं पर भी डेवलप नहीं होती है, देखना होता है कि क्या चीज है। इसके अलावा एक और मेन कंपोनेंट है दैट इज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बट दे आर सेटल्ड सो एज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। हमेशा इस टॉपिक में आपको याद रखना है कि प्रॉफिट को किस तरीके से मैक्सिमाइज करना है, दिस विल बी आवर मोटिव। और ये चीज आप समझ गए तो पूरा टॉपिक समझ जाएंगे। वेबर हमारे साहब बोलते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल थ्योरी इन्होंने दिया हुआ था, वेबर हैज सजेस्टेड मेथड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। जैसे इन्होंने बात किया था ना लीस्ट कॉस्ट थ्योरी में, इन्होंने बात भी किया था और यहाँ पर इन्होंने लेबर को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को लेकर के अलग अलग तरीके से बता रखा है। अगर आपने वेबर की थ्योरी नहीं देखी है तो ऊपर देखिए आई बटन बन के आ रहा होगा, उसको पहले आप लोग रिवाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और आपको ये पूरी वेबर की थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। तो वेबर ने कुछ मेथड्स वगैरह बताए थे जिसके जरिए इंडस्ट्री का सेटलमेंट होता है। मोreover there are some methods which help entrepreneurs to perceive their location requirement। तो कुछ चीजें होती हैं एंटरप्रेन्योर के लिए जो जानकारी होती है और उसके बेसिस पे ये लोग अपनी लोकेशन, मतलब कि इंडस्ट्री की लोकेशन डिसाइड कर ले रहे होते हैं। इसमें प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, मार्केट अवेलेबिलिटी हो गई, लेबर हो गया और ज्योग्राफिकल कंडीशंस जैसे
कहां पर कैसा माहौल है, मतलब कि कहां का मौसम कैसा है, बेसिकली इसके बारे में, टोपोग्राफी के बारे में, तो इन सब फ्लड वगैरह की सिचुएशन है कि नहीं, डिजास्टर वगैरह की सिचुएशन है कि नहीं, तो ये सब जो चीजें हैं वो अल्टीमेटली डिसाइड कर रही होती है किसी भी कंट्री की इंडस्ट्री कैसे होने वाली है, इंडस्ट्रियल लोकेशन कहां पर होने वाला है। एक आपको आइडिया बन गया होगा कि आखिर में हम लोग टॉपिक में क्या देखने वाले हैं। अगर हम लोग देखें थोड़ा सा इंडस्ट्री के लिए, तो यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है और वो हो जाता है हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर को समझने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा, और जब आप मतलब याद करिए अपना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की थ्योरी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे 1800 के दौरान में यहां पर होता क्या है कि मशीन्स आ जाती हैं, और कहां पे आ जाती हैं, यूरोप में आ जाती हैं मशीन्स। और यूरोप में जैसे ही मशीन्स आती हैं वैसे ही क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा डिमांड आती है किसकी, रॉ मटेरियल की, और साथ में डिमांड हो जाती है लेबर फोर्स की। तो बेसिकली ये दो एसेंशियल आइटम्स हो जाते हैं इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आगे बढ़ते हैं और इस हिस्टोरिकल फैक्टर को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, तो देखिए जैसे मान लेते हैं हम लोग इंग्लैंड में क्या हुआ कि यहाँ पर टेक्सटाइल की जो कंपनीज है, टेक्सटाइल वगैरह काफी ज्यादा तेजी से इसका सेटलमेंट होना शुरू हो गया। और उसके पीछे रीजन क्या था, उसके पीछे रीजन था इंडिया में इंग्लैंड की कॉलोनी का होना। इंडिया में चूंकि बहुत ही ज्यादा कॉटन होता था, और कॉटन के जितने भी कपड़े वगैरह, क्लोथिंग्स वगैरह होती थी, वो काफी ज्यादा फेमस होना शुरू हो गई इन इंग्लैंड। तो इन्होंने किया क्या, टेक्सटाइल के लिए यहाँ पर पावर लूम लगा दिया, इन्होंने जो होता है पावर लूम वगैरह लगा दिया, मैकेनाइज तरीके से कर दिए। अब इनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी, तो रॉ मटेरियल इनका पहुंच गया कहां से, इनका पहुंच गया इंडिया से, रॉ मटेरियल इन्होंने पहुंचा दिया। फिर इनको जरूरत थी लेबर के लिए, तो लेबर ये लोग उठा करके ले आते थे इंडिया और अफ्रीका के रीजन से, तो यहां से लेबर भी कंप्लीट हो गया इनका, इंडिया और अफ्रीका। ठीक, तो इसके अलावा और क्या जरूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये लोगों अभी भी वो पुराना वाला जो मेथड हुआ करता था उसके जरिए ये लोग मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब कोयल के सहारे यूज कर लिया जाते थे, एनर्जी सोर्स यूज कर लिया जाता था। तो इस तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर इंग्लैंड में काफी ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि यहां पर पहले मार्केट डेवलप हुई और बाद में जाकर के इसकी पूर्ति कर दी गई, इसको जो की जरूरत थी वो चीज दे दिया गया। तो इस तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर इंग्लैंड में डेवलप हो गया, और डेवलप होने के बाद आज भी अगर आप जाएंगे लैंकशायर वगैरह रीजन में अगर जाएंगे, तो वहां पर भी आज भी यही टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज्यादा बूम में है। और क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोरिकल रीजन, ये है ऐतिहासिक कारण, हिस्टोरिकल रीजन जिसके कारण से ये काम हुआ। हिस्टोरिकल रीजन केवल और केवल इंग्लैंड में ही देखने को नहीं मिलता है, बल्कि इंडिया में भी देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, तो आपको टेक्सटाइल सेक्टर जनरली मिलेगा कहां पर, हमेशा पोर्ट एरियाज में मिलेगा। जैसे आपको मिलेगा मद्रास के एरिया में, आपको मिलेगा गुजरात के एरिया में, आपको मिलेगा बंगाल के रीजन में, आपको मिलेगा बॉम्बे में। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे पोर्ट सिटीज हैं, ये सारे के पास अपना खुद का पोर्ट है, बंदरगाह है। और ये लोग करते क्या थे, प्रोडक्ट को जो भी बनता था, चाहे फाइनल गुड हो चाहे रॉ मटेरियल हो, प्रोडक्ट को ये लोग वाटरवे के सहारे इंग्लैंड पहुंचा दिया करते थे, और इस तरीके से यहां पर भी टेक्सटाइल सेक्टर डेवलप हो गया। तो दिस इज हाउ हिस्टोरिकल फैक्टर इंपैक्ट द इंडस्ट्रियल सेटलमेंट। एक पूरा आइडिया लग गया होगा आपको कि क्या चीज है। यहां पर भी सेम चीज वही डिस्कस की जाती है। इन ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज द पैटर्न ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स पास्ट। In Europe, it evolved among communities which were each self-sufficing in most of the basic necessity of life. Clear? History may influence the industry in following ways. अच्छा, इस थोड़ा सा इसको हिस्ट्री को देखने से पहले मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। आप लोगों ने अल्साक लोरेन फील्ड का नाम सुना होगा। अल्साक लोरेन फील्ड कहां पे पाई जाती है? अल्साक लोरेन फील्ड जो है वो फ्रांस और जर्मनी के कह लीजिए कि बॉर्डर पे है। ठीक, अब यहां पर हुआ क्या था, जब यहां पर वर्ल्ड वॉर सिचुएशन पैदा हो रही थी, उस समय क्या हुआ, ये जो फील्ड थी बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन ओर के लिए, बहुत ज्यादा आयरन ओर के लिए फेमस है। तो इस फील्ड को लेकर के जर्मनी और फ्रांस दोनों में डिस्प्यूट होना शुरू हो गया, और इस डिस्प्यूट का ये अल्टीमेट रीजन निकल के आया कि दोनों कंट्री के बीच में दूरियां काफी बढ़ गई, और वर्ल्ड वॉर में दोनों कंट्री एक दूसरे के अपोजिट में आ गए थे। अब ये आयरन ओर चाहिए क्यों था? ये चाहिए था इसलिए ताकि ये लोग वेपन्स बना सके, बंदूक वगैरह बना सके। तो वेपन्स बनाने के लिए आयरन ओर के लिए यहां पर डिस्प्यूट हो गया। तो अल्टीमेटली देख रहे हैं कि हिस्टोरिकल फैक्टर अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी एरिया के इंडस्ट्रियल सेटअप को अगर देखना है तो। क्लैरिटी आई कुछ थोड़ी और?
अगर बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से वेज हैं, तो देयर आर सम वेज। जैसे क्या है, एक होता है इनर्शिया फैक्टर। इनर्शिया फैक्टर का मतलब ये होता है कि जहां पर जो इंडस्ट्री सेटअप हो गई है अब वहां से हिल नहीं रही है जब तक कि कोई एक्शन न लिया जाए। अब सीधी सी बात है, एक्शन आप कब ले पाएंगे? जब यहां पर कोई डिजास्टर आ जाए या कोई एपिडेमिक फैल जाए या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी वहां पर फेवरेबल ना रह जाए। अदरवाइज क्या होता है, जो इंडस्ट्री जहां पर सेटअप हो गई है वहीं पर वो लगातार प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है। दिस इज द इनर्शिया फैक्टर। और वही सेम चीज कोलोनियल एज, जैसे कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर को डेवलप करके चला गया था, वही इनर्शिया फैक्टर आज भी उन इंडस्ट्री को उसी जगह पे डेवलप करके रखा गया है। इसके अलावा सब्सिडियरी इंडस्ट्री का एक फंडा आ जाता है। सब्सिडियरी इंडस्ट्री का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंडस्ट्री है और रिलायंस ही मान लेते हैं, कोई एक रिलायंस इंडस्ट्री है। रिलायंस पहले क्या करती थी कि कम्युनिकेशन का काम करती थी, अभी भी करती है खैर, लेकिन रिलायंस अब क्या हुआ है कि बाकी सेक्टर्स में भी अब फैल गई है। जैसे रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कई सारी चीजों में जाकर के अपना फैल गई है, कई सारे सेक्टर्स में बन गई है। तो ये सारी की सारी जितनी भी कंपनीज आ गई हैं, ये सारी की सारी सब्सिडियरी कहलाएंगी रिलायंस की। The new industry may use by-product of the industry, primary industry and furnish one of its essential requirement। तो यहाँ पर जितनी भी जरूरत की चीजें होंगी, जितनी भी चीजें रहेंगी, वो ऑब्वियसली कहां से उसकी पूर्ति हो रही होगी? उन सब की पूर्ति हो रही होगी इस रिलायंस से ही। मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन से ही पूरी की पूरी पूर्ति हो रही होगी, रिलायंस से ही सारी की सारी चीजें निकाली जा रही होंगी। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ करती थी, जैसे ऑक्सफोर्ड मोटर्स। ये पहले बाइसिकल बनाती थी, लेकिन बाद में मोटर मतलब ये गाड़ियां वगैरह बनाना शुरू कर दी। रोल्स रॉयस जैसे कि गाड़ी बनाती थी और अल्टीमेटली हमारे एरोप्लेन सेक्टर में आ गई। तो इस तरीके से जो कंट्री, जो कह लीजिए कंपनीज हैं, वो अपने पेरेंट जो नेचर है उसको नहीं छोड़ पाती हैं, उसी तरीके से वो काम कर रही होती हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ देयर हिस्टोरिकल फैक्टर। क्लियर? आगे बात करता है कि डिक्लाइन ऑफ एन इंडस्ट्री लेड टू क्रिएशन ऑफ अ पूल ऑफ अनएम्प्लॉयड लेबर। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, मान लेते हैं कि आप बैंगलोर सेक्टर में ही चले जाते हैं, बैंगलोर में, ठीक है, बैंगलोर सब लोग को पता है कि आईटी हब है यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए आगे जाकर के इन फ्यूचर बैंगलोर से सारी इंडस्ट्री हट जाती है, सारे जितने भी आईटी इंडस्ट्रीज, आईटी सर्विस सेक्टर की जितनी भी इंडस्ट्रीज है सब हट जाती हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग होंगे ऑब्वियसली वो के सारे आईटी एक्सपर्ट ही होंगे। ये सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अनएम्प्लॉयड होने के कारण से ये सारे लोग क्या है, आईटी वाली ही कंपनीज खोज रहे होंगे। अब सीधी सी बात है, आईटी वाले कभी दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको वहां पर उनकी नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। तो अब यहां पर बल्क में ये अनएम्प्लॉयड लेबर आ जाते हैं। साथ में जो कंपनीज वगैरह हुई होंगी वो सारे के सारे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है, जो भी चीजें हैं, वो भी अवेलेबल रहेगी। तो नियर फ्यूचर जब भी किसी बंदे को अपना यहां पर कोई इंडस्ट्री या कुछ भी अगर ओपन करना होगा बैंगलोर में जा करके, तो वो क्या करेगा, सीधे सीधे वो देखेगा, देखो हमारे पास लेबर फोर्स भी पड़ा हुआ है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी पड़ा हुआ है, हमें क्या करना है, केवल और केवल रीसेटअप करना है। और क्या रीसेटअप करेंगे? ऑब्वियसली अगेन आप आईटी सेक्टर की ही कोई ना कोई इंडस्ट्री को रीसेटअप कर रहे होंगे। और क्यों किया आपने? क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्टर यहां पर अगेन रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि वो पहले से ही सारी की सारी चीजों को आपको प्रोवाइड कर दे रहा था। क्लियर हुआ हिस्टोरिकल फैक्टर कैसे इंडस्ट्री के सेटअप को इन्फ्लुएंस करता है? क्लियर? अब इसके अलावा अगर बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल सेक्टर, हमारे पास कुछ अदर चीजें भी हो जाती हैं जो इंडस्ट्री के सेटअप करने के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब ये क्या चीज होती हैं? तो some manufacturing industries are attracted to the source of their raw material either because there is a great loss of bulk in processing or because of material are difficult or awkward to transport। अब जरा एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या जरूरत होती है। जैसे मान लेते हैं हम लोग इंडस्ट्री एक लेकर के चलते हैं, सबसे पहले आसान इंडस्ट्री लेते हैं और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थोड़ा सा लेकर के चलते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। फूड प्रोसेसिंग, अब फूड प्रोसेसिंग का मतलब सबको पता ही है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट है, फ्रूट में भी मान लेते हैं एप्पल है, एप्पल से आप जैम बनाना चाहते हैं, तो एप्पल से जैम बनाना और जैम एज अ फाइनल प्रोडक्ट निकालना, इसी को बोलाता है फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब क्या है, फूड में आप वैल्यू एडिशन कर दे रहे हैं, वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो एक तरीके का जैम बन गया आपका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का प्रोडक्ट। च्यवनप्राश एक तरीके का फूड प्रोडक्ट मतलब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बन गया। इसके अलावा जो भी पॉकेट मतलब बंद डब्बे में जूस आती है, या जितने भी पैकेज्ड फूड आते हैं, या फिर इसके अलावा
एनर्जी ड्रिंक वगैरह हो गई, या फिर इसके अलावा कई सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं फूड प्रोसेसिंग को लेकर के, तो आप आराम से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट पिज्जा ये भी एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये व्हीट, फ्लोर, इन सब चीजों को यूज करके तब जाकर के पिज्जा बनती है, तो अगेन ये भी एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की ही प्रोडक्ट बन जाती है। क्लियर हो गया? अब यहां पर अगर देखा जाए कि जरूरत क्या क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो रिक्वायरमेंट्स के नाम पे आएंगे तो आपको जरूरत रहेगी सबसे पहले तो रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल की जरूरत रहेगी। दूसरा जरूरत होगी हमें लेबर फोर्स की, ठीक है, और वो भी स्किल्ड फोर्स होना चाहिए। इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की जरूरत पड़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, और बाकी गवर्नमेंट नॉर्म वगैरह की जरूरत पड़ जाएगी। अब देखिए गवर्नमेंट नॉर्म पिज्जा वगैरह के लिए कुछ खास तो होगा नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है एट मैक्स यहाँ पर टैक्स ले सकते हैं, क्योंकि कोई गुनाह का काम तो आप कर नहीं रहे हैं। और बाकी फूड के सेक्टर में काम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है FSSAI से आपको क्या है, लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो देखिए अब तो ये ऐसी चीज हो गई है जो आपको जनरली अर्बन एरियाज में मिल ही जाएगी, तो आपको इसकी भी ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल नॉर्मल एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि कुछ खास नहीं जरूरत है। आप अधिक से अधिक क्या रखेंगे, ओवन रखेंगे और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मतलब लाइट वगैरह जलाएंगे, और कुछ तो खास होगा नहीं। लेबर फोर्स, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूरत होगी, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल मतलब मान लीजिए कि एप्पल खरीदा, ठीक है, एप्पल खरीदा आपने 50 केजी। अब एप्पल 1 से 2 दिन के बाद ये क्या होगा, रस्ट करना, खराब होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने कहीं बहुत दूर जगह मतलब 7 मान लीजिए आपने जहां से आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वहां से आपने 700 किलोमीटर दूर आपने कहीं पर इंडस्ट्री सेटअप की होगी, तो 700 किलोमीटर दूर आते आते कुछ नहीं तो 3 से 4 दिन आराम से ट्रक ले रहा है, 3 से 4 दिन ले रहा है। तो आपका जो एप्पल फ्रेश हुआ करता वो अब काफी ज्यादा पुराना, काफी गड़बड़ हो गया है। अब क्या होगा, जो भी आप इंडस्ट्री लगाए होंगे मतलब फूड प्रोसेसिंग करने जा रहे होंगे उसमें आपको पहले ही लॉस हो गया है। क्यों? क्योंकि पहला नंबर ट्रांसपोर्ट, काफी ज्यादा आपको पैसा देना पड़ गया ट्रांसपोर्ट की। दूसरा, अब आपका जो प्रोडक्ट है वो फ्रेश नहीं रह गया, अब आपको जो प्रोडक्ट है वो फ्रेश नहीं रह गया, तो यहां पर अगेन दिक्कत हो गई। यानी कि अगर बात किया जाए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, इसमें मेन आइटम क्या है, रॉ मटेरियल। यानी कि आपको इंडस्ट्री वहां सेट करना पड़ेगा जहां पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत आराम से हो। क्लियर? जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहां पर एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं वाटर पैकेजिंग को लेकर के। वाटर पैकेजिंग, अब जैसे वाटर पैकेजिंग में क्या होती है, जैसे बहुत सारे आते हैं ना, एक्वाफिना हो गई, केंट हो गया, किनले हो गया, तो बहुत सारे जो होते हैं वाटर पैकेजिंग, वाटर बॉटल्स आती हैं, ठीक। अब एक ऑप्शन है कि अब वाटर तो हर जगह अवेलेबल है भाई, पानी क्या है, जमीन से निकालिए, उसको रिफाइन करिए, रिफाइन मतलब आरओ वाटर ले लीजिए, आरओ वाटर करने के बाद आप उसकी पैकेजिंग करिए, काम खत्म हो गया। तो यानी कि ये तो कहीं पर भी, ये पैकेजिंग का जो भी इंडस्ट्री है वो कहीं पर भी लगा सकते थे, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सबसे पहले आपको वाटर की एक्सट्रैक्शन में आपको पैसा देना पड़ा। वाटर एक्सट्रैक्शन देखिए, यहां पर वाटर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो पहला यहां पर खर्चा यहां पर हो गया, एक्सपेंस नंबर 1 मान लेते हैं इसको। दूसरा, आपने अलग से आरओ प्लांट लगाया, और ये आरओ प्लांट चूंकि यहां का पानी रहेगा गंदा, क्योंकि हर जगह तो फ्रेश वाटर होगा नहीं, यहां का पानी रहेगा गंदा, तो जो आपको आरओ प्लांट लगाया आपने, तो उसको लगातार मेंटेनेंस कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। तो ये बन गया आपका एक्सपेंस नंबर 2। इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा कि पैकेजिंग का आपका खर्चा हो रहा है, पैकेजिंग, तो चलिए ठीक है, ये हो गया एक्सपेंस नंबर 3। तो हमारे पास 3 तरीके के एक्सपेंस आ गए। वही अगर आप एक काम करिए, हिमालयन एरिया में चले जाइए, हिमालयन एरिया का मतलब आप चले जाइए हिमाचल प्रदेश में। अब वहां पर क्या होगा, वाटर के लिए आपको एक्सट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर फ्लो वाटर आपको मिल जाएगा, रिवर के फॉर्मेट में मिल जाएगा। और रिवर यहां पर क्या होती है, फ्रेश वाटर होती है, क्योंकि डायरेक्ट ग्लेशियर से निकल के आ रहा होता है। चलिए मान लेते हैं कि फ्रेश नहीं है, थोड़ा मोड़ा कंटामिनेटेड है, तो आप क्या लगा देंगे, आरओ प्लांट लगा देंगे। लेकिन आपने क्या कर दिया, पहला खर्चा अपना बचा लिया, एक्सट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। आरओ प्लांट लगाया, ऑब्वियस ही बात है, जमीनी पानी निकालने से ज्यादा फ्रेश तो रिवर वाटर ही मिलेगा, ग्लेशियर वाटर मिलेगा। तो यानी कि आपने यहां पर जो आरओ की मेंटेनेंस कॉस्ट थी उसको भी आपने मिनिमाइज कर दिया। यानी कि आपका खर्चा किस में लगा, केवल और केवल पैकेजिंग में आपका पूरा का पूरा खर्चा बैठ गया। तो दिस इज ओनली द एक्सपेंस। अब बताइए कहां पर ज्यादा सस्ता पड़ रहा है,
सस्ता ऑब्वियसली आपको हिमालयन एरिया में पड़ेगा, यानी कि जितनी भी वाटर पैकेजिंग की इंडस्ट्रीज होंगी वो सब के सब हिमालयन एरिया में ही अपने आप को स्थापित कर रही होंगी, स्टैब्लिश कर रही होंगी। तो दिस इज हाउ द थिंग इज, जहां पर रॉ मटेरियल के बेसिस पे आपका, क्योंकि पानी भी यहां पर क्या हो गया, रॉ मटेरियल, इसके बेसिस पे आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल सेटअप हो जाती है। क्लैरिटी आई? ठीक है, तो ये चीज हो गई जो हमें इस तरीके से जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग बात करते हैं एक एक को लेकर के, क्योंकि हमारे पास क्या क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, मतलब किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, तो रिक्वायरमेंट्स के नाम पे हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर केवल लिख देता हूं, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट नॉर्म्स की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा जरूरत पड़ती है मार्केट की, इसके अलावा जरूरत पड़ती है लेबर फोर्स की, ठीक है, लेबर फोर्स की। चलिए, मार्केट का मतलब है एक तरीके से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एक तरीके से समझ सकते हैं, आसानी से मैं बोल रहा हूं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक तरीके से। अब देखिए, पहला अगर प्रोडक्ट देखा जाए, सीमेंट एंड ब्रिक बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब देखिए, सीमेंट और ब्रिक बेस्ड इंडस्ट्रीज, सबसे पहले तो इसके लिए रॉ मटेरियल की क्या जरूरत है, रॉ मटेरियल इसको चाहिए जिप्सम। सीमेंट बनाने के लिए जिप्सम की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम सल्फेट का एक प्रोडक्ट होता है, या फिर मान लेते हैं क्ले, जो हमें ब्रिक के लिए चाहिए होती है। अब देखिए, जिप्सम और क्ले ऑब्वियसली ये आपको अर्बन एरिया में तो मिलेगा नहीं, लेकिन अर्बन एरिया के जो बॉर्डर एरियाज हैं यहां पर मिलेगा, क्योंकि विलेज स्टार्ट हो जाता है। तो आपको बेसिकली पेरिफेरी ऑफ द अर्बन एरिया पे मिल जाएगा जितने भी ये रॉ मटेरियल्स हैं। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं पेरिफेरी पे मिलेगा। क्लियर? पेरिफेरी पर। दूसरा हमें जरूरत पड़ेगी क्या, एनर्जी के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है, इसको भट्टे वगैरह पे बनाना पड़ता है ना। तो बेसिकली यहां पर आपको चाहिए होगा एनर्जी सोर्स, दैट इज या तो कोल के फॉर्मेट में चाहिए होती है या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में, किसी एक फॉर्मेट में चाहिए। तो हमारे पास जो मेन सोर्स है वो क्या है, कोयला। कहीं पर भी ले आ सकते हैं आप कोल के लिए, तो इसमें तो कोई झंझट नहीं है कि हमें कोल एक ही जगह पर मिलेगा, आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। हालांकि थोड़ा मोड़ा डिग्रेडेशन होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक्स्ट्रा बढ़ेगी, फिर भी चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी हमें लेबर चाहिए होगा, तो लेबर तो सीधी सी बात है, आपको विलेज से बहुत आराम से लेबर मिल जाएगा, तो अवेलेबिलिटी एकदम प्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट के बारे में बात करें तो देखिए, अगर मार्केट ऑब्वियसली अर्बन एरिया में ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, तो मार्केट भी आपको कहां मिल रही है, पेरिफेरी पे मिल जा रही है, मतलब पेरिफेरी से अंदर जाना है, तो आप बोल सकते हैं कि पेरिफेरल अवेलेबिलिटी। ठीक, तो और गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या है, गवर्नमेंट नॉर्म्स भी एक तरीके से कह सकते हैं इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, आप बोलेंगे यहां पर इन्वायरमेंटल नॉर्म्स। अब यहां पर भी क्या हो गया, द मोस्ट डोमिनेटिंग क्या हो गया, मोस्ट डोमिनेटिंग हो गया रॉ मटेरियल, क्योंकि इन्वायरमेंटल नॉर्म्स भी बोल रहा है पेरिफेरी पे जाना है। मार्केट भी आपको कहीं पर भी मिल जा रहा है, मतलब मेन अर्बन एरिया में और नियर बाय रीजन में मिल जा रहा है। तो यहां पर भी जो आपका मेन हो गया वो मिल गया आपका रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। क्लियर? मान लेते हैं ये वाला इन्वायरमेंटल लॉस तो नया आया है, मान लेते हैं ये नहीं है, और तो हमारे पास क्या हो गया, इन गवर्नमेंट नॉर्म के पास तो कुछ नहीं है, मार्केट अब तो सेंटर में है, और हम लोग सोच लेते हैं कि चलो ठीक है सेंटर में मार्केट है, तो मार्केट के बेसिस पे हम लोग इंडस्ट्री लगा देते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जिप्सम और क्ले ट्रांसपोर्ट के थ्रू लाना पड़ेगा। अब जिप्सम और क्ले अगर आप लेकर के आएंगे, तो आप ये बताइए क्या क्ले प्योर क्ले है क्या, ऑब्वियसली इसको रिफाइन करना पड़ेगा। रिफाइन करने के बाद इसको जाकर के मतलब ईंट का जो शेप होता है वो शेप देना पड़ेगा, फिर जाकर के आपको भट्टे में डालेंगे। तो अब ये बताइए क्ले को लाना बुद्धिमानी होगी या पके पकाए ईंट को ले आना बुद्धिमानी होगी? ऑब्वियसली पके पकाए ईंट को बुद्धिमानी होगी, क्योंकि ये जो रिफाइंड करने वाला काम है ये आपको ट्रांसपोर्ट इसका कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो यहां पर आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। और इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि पेरिफेरी पे ही हमारी सीमेंट और ब्रिक बेस्ड इंडस्ट्री जो होंगी वो लग जाएंगी, और यही बुद्धिमानी होगी वहां पर। क्लियर हो गया क्या बात है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं अगर इंडस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट इंडस्ट्री देखिए हमारी स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। स्मेल्टिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आयरन से आपको आयरन की प्यूरिफिकेशन करनी है, या क्रूड ऑयल की प्यूरिफिकेशन करनी है, पेट्रोल वगैरह निकालना है, या एल्यूमिनियम की प्यूरिफिकेशन करनी है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालना है, तो ये सब हो जाती है स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज। यहां पर क्या है, सबसे पहले आपको अगेन क्या जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल आप क्या करेंगे, उठा के लेकर के आएंगे जहां पर भी माइनिंग एरिया है। तो एक ऑप्शन है कि माइनिंग एरिया से आप एनर्जी मतलब उठा करके लेके आएंगे। दूसरा जरूरत पड़ेगी क्या, इलेक्ट्रिसिटी की। क्यों? क्योंकि आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, ये चाहिए आपको हाई टेम्परेचर। ठीक, तीसरा चाहिए आपको क्या, मार्केट, तो कोई दिक्कत नहीं है मार्केट भी ले लेते हैं। चौथा चाहिए आपको गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट नॉर्म्स, और पांचवा चाहिए आपको लेबर फोर्स। तो देखिए लेबर कुछ खास यहाँ पर मतलब नहीं काम करेगा, क्योंकि लेबर तो आपको अवेलेबल हमेशा, देखिए जितना भी नॉन स्किल्ड या जो स्किल्ड लेबर नहीं है वो हमेशा अवेलेबल
हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ये हमारे लिए कुछ खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट नॉर्म्स भी देखिए जनरली क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल कर ही दिए जाते हैं, तो उतना कुछ खास यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मार्केट, यस दिस इज इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी जो जरूरत है वो इलेक्ट्रिसिटी की ही जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा भी जरूरत है रॉ मटेरियल की। क्यों? क्योंकि ये रॉ मटेरियल अगर आप ओपन में लेकर के आएंगे तो सीधी सी बात है, आयरन है तो खराब हो जाएगा, रस्ट कर जाएगा, हो जाएगा ना ऑक्सीजन से सप्लाई करके, तो ये रस्टिंग हो जाएगी इसकी। तो हमें बेसिकली दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहां पे आ जाते हैं, एक आ जाता है रॉ मटेरियल और दूसरा हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं आयरन ही है, तो आयरन ज्यादा कहां पर मिलता है? झारखंड में मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, और वेस्ट बंगाल में भी कुछ पार्ट में मिल जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी आपको कहां मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में। अब ये बताइए कॉमन क्या मिल रहा है? ऑब्वियसली एरिया जो हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ लगे हुए हैं या वेस्ट बंगाल के साथ लगे हुए हैं, क्या ये बॉर्डर का एरिया अपने आप में इंडस्ट्रियल सेटअप करने के लिए एकदम परफेक्ट हो गया? क्योंकि यहाँ पर ना तो आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी से दूर जाना पड़ रहा है, मतलब अवेलेबिलिटी ये भी हो जा रही है, रॉ मटेरियल से भी आप दूर नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप इसी एरिया में ही रह जा रहे हैं। तो बेसिकली ये दोनों के दोनों आइटम यहाँ पर डोमिनेट कर जाएंगे इंडस्ट्रियल सेटअप करने के लिए। क्लियर हो गया? स्मेल्टिंग के लिए भी क्या है, तो स्मेल्टिंग के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, दैट इज द रॉ मटेरियल एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? आयरन इंडस्ट्री भी सेम इसी तरीके से काम करता है, स्टील इंडस्ट्री भी सेम इसी तरीके से काम करता है। अगर हम लोग बात करते हैं जूट इंडस्ट्री को लेकर के, तो देखिए जूट इंडस्ट्री के लिए सबसे जरूरी क्या है? रॉ मटेरियल। पहले तो जूट ही मिलना चाहिए, और जूट हमें मिलता है कहां पर? वेस्ट बंगाल में ही एकमात्र, क्योंकि बांग्लादेश, हालांकि वैसे तो बांग्लादेश में मिलता है, लेकिन बांग्लादेश में हमारा पार्टीशन हो गया, तो हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी वेस्ट बंगाल के साइड में आ गई, और जो जूट अवेलेबिलिटी है वो चला गया बांग्लादेश के पास में। तो हमें जो जूट है थोड़ा मोड़ा जो भी मिलेगा वो मिलेगा हमारे वेस्ट बंगाल से। तो सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियल सेटअप भी हमको यहीं पे करना चाहिए जहां पर हमारा रॉ मटेरियल मिल रहा है, क्योंकि ये भी वेट लूजिंग इंडस्ट्री में आ जाता है। जो रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है उनको बोला जाता है वेट लूजिंग, वेट लूजिंग, क्योंकि लगातार इनका वेट खराब होते आ रहा है, वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज। क्लियर है? तो ये हो जाता है वेट लूजिंग। फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया। टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है, और अभी आगे भी बात कर ही लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया पूरा केस क्या है रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब? क्लियर? अब देखिए कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो पोर्ट बेस्ड होती हैं। पोर्ट बेस्ड कहने का मतलब कि इनके पास में वाटर वे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए। अब देखिए ये क्या है? These industries are also called as break of bulk industries। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। break of bulk industries, they consist especially in processing of raw material imported by sea, mainly from tropical equatorial region, variety of regions। चलिए ठीक है, ये सब तो कुछ खास नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। हम लोग इंडिया का एग्जांपल इसीलिए ले रहे हैं बार बार ताकि आपको समझ में आ जाए कंसेप्ट का। ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, एंड लेट अस ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया। और ज्यादा कुछ खास मैप नहीं है, चलिए खैर, तो एक छोटा सा रफ मैप हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर हमारा पाकिस्तान आ जाता है, फिर ईरान आ जाता है, और फिर अरेबिया का पार्ट आ जाता है। ये हमारा अरेबिया का पार्ट इस तरीके से आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं एरिया से हम लोग जो हमारा क्रूड ऑयल है वो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारा क्रूड ऑयल जो आता है वो इस तरीके से आता है, और नियरेस्ट पोर्ट हमारा पड़ता है कौन सा? गुजरात का कांडला। तो हम लोग यहां से पेट्रोल को मंगा लेते हैं। अब देखिए जो क्रूड ऑयल आया है, ये क्रूड ऑयल ऐसा तो है नहीं कि ये प्योर है, ये क्रूड ऑयल होता है इम्प्योर। हमें इसकी प्योरिफिकेशन करनी होती है, और प्योरिफिकेशन करने के लिए हमें रिफाइनरीज लगाने पड़ते हैं, और इस रिफाइनरीज के बाद हम जाकर के तब इसको ट्रांसपोर्ट करके बाकी स्टेट्स में पहुंचा देते हैं, या फिर हम लोग इसको स्टेट में पहुंचा देते हैं। अब हमारे पास देखिए दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि क्रूड ऑयल को हर एक स्टेट में पहुंचा दो, स्टेट टू स्टेट में पहुंचा दो, और उसके बाद स्टेट वाले अपना रिफाइनिंग करते रहे, स्टेट वाले अपना रिफाइनिंग करते रहे। दूसरा ऑप्शन है कि क्रूड ऑयल की पहले रिफाइनिंग कर दी जाए, और रिफाइनिंग करने के बाद तब जाके स्टेट स्टेट को बेच दिया जाए। ठीक, स्टेट स्टेट को दे दिया है ताकि अपना ये काम कर लें। क्या इसमें सही होगा? चलिए मान लेते हैं पहला वाला ऑप्शन, क्रूड ऑयल को हम लोग स्टेट को दे दिए, स्टेट के बाद फिर हम लोग रिफाइनिंग के लिए दे दिए हैं। अब देखिए क्रूड ऑयल ये जो है इसमें इंप्योरिटीज भी हैं, और इस इंप्योरिटी को लगातार आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दे रहे हैं बहुत ज्यादा, प्लस इसमें ज्यादा डेंजरस है क्योंकि यहां पर आग लगने का खतरा बहुत ज्यादा है, जितना दूरी वो ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो
इसीलिए दूरी को कम कम कर करके आगे बढ़ाया जाता है। तो अब आप यहाँ एक तो डेंजरस हो गया पहला नंबर, दूसरा इंप्योरिटीज को भी आप ढो रहे हैं, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दे रहे हैं, तो अगेन ये भी सही नहीं होगा, यानी कि ये काम नहीं करना है। दूसरा आप क्या है, हर एक स्टेट में अगर आप रिफाइनरी लगाते आएंगे पता चले कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ही इतना ज्यादा हो गया कि जरूरत नहीं है। हमें क्या है कि इंडिया जैसे क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है जहां पर आपको जनता को भी वेलफेयर का काम करना पड़ेगा और साथ में कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना होगा। यू हैव टू बैलेंस बोथ द टू सिचुएशंस। अब इसमें आप केवल और केवल कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डेवलप कर जाएंगे कि हमें कंट्री को डेवलप करना है, तो जनता क्या भूखे मरेगी क्या? दिस विल नॉट बी अ गुड मतलब पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमें क्या है, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यानी हमारा जो ऊपर वाला सिस्टम है ये कहीं से भी सही नहीं है। दूसरे में क्या है कि देखिए, जैसे ही ये पेट्रोल यहां पर आएगा, यहां पर कांडला में या फिर बाकी के एरियाज में रिफाइनरी लगा दी जाएगी। अब देखिए, एक ही जगह पर अगर लगातार रिफाइनिंग होता रहेगा तो इस पे क्या ओवरबर्डन हो गया, ओवरबर्डन हो गया। तो ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कल को मान लीजिए पाकिस्तान हमारे इस एरिया में अटैक कर दिया, इसको फोड़ दिया, तो हमारा पूरा का पूरा ऑयल सप्लाई ही कट गया। तो हमें क्या करना होता है, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग पहुंचा देते हैं, जैसे ऊपर पहुंचा देते हैं, मथुरा में पहुंचा देते हैं, हरियाणा में पहुंचा देते हैं, मुंबई में पहुंचा देते हैं, असम में पहुंचा देते हैं, मतलब हर एक इलाके में इधर उधर पहुंचा दिया जाता है। बाकी हम लोग खुद का भी तेल निकाल रहे होते हैं, जैसे असम में डिगबोई वगैरह निकाल रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन होती है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये। क्लियर हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन होती है क्योंकि यहां पर अगर अटैक हो गया तो हमारी पूरी की पूरी एनर्जी सप्लाई कट हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग के बाद स्टेट टू स्टेट हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं और इस तरीके से स्टेट वाले अपना ट्रांसफर कर लेते हैं, स्टेट वाले अपना बेचना शुरू कर देते हैं। क्लियर आ गया? तो यानी कि पोर्ट पे, पोर्ट इंडस्ट्री, इस तरीके की इंडस्ट्री को बोला था पोर्ट इंडस्ट्री, क्योंकि इनको पोर्ट पे ही स्टैब्लिश करना होता है। क्लियर? दूसरा होता है जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब ये भी एक तरीके से कह लीजिए कि पोर्ट इंडस्ट्री है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है ज्योग्राफिकल कंडीशन। अब ये ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है? जितने भी फार्मास्यूटिकल होती है इनको चाहिए होता है ठंडा इलाका, या फिर बोल लीजिए मैरीटाइम इलाका, मैरीटाइम। अब दो इलाके बने, एक तो बना जो हिमालयन रीजन है, वहां पर तो लगातार ठंड बनी हुई है, तो वहां पर भी मैरीटाइम है, और दूसरा है जो कोस्टल इलाके हैं, कोस्टल एरियाज। तो कोस्टल एरिया में ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल के लिए बन जाएगी, हिमालयन पे भी बन जाएगी। लेकिन हिमालयन के साथ इनका दुख ये है क्योंकि मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल को आपको करना होता है एक्सपोर्ट। जैसे अभी देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस है तो बाकी के कंट्रीज हम लोगों से हाइड्रोक्सीक्विन दवा मांग रही है। सिमिलरली अब यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही पूरा का पूरा ये इंडस्ट्री है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हिमालयन पे लगा रहे हैं तो हमें अलग से एक एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देनी पड़ेगी। लगाने को हम लोग लगा सकते हैं हिमालयन पे भी, लेकिन एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो जाएगी क्योंकि पोर्ट तक आपको ले आने में पैसा देना पड़ेगा। कोस्टल पे अगर आप लगाते हैं तो आपका ये वाला जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ये आपका बच जाएगा, पहली चीज। दूसरा, जो टाइम टेकन है वो भी आपका काफी बच जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कोस्टल एरिया में लगाने से फार्मास्यूटिकल को काफी फायदा, और यही रीजन है कि फार्मास्यूटिकल की जो भी इंडस्ट्रीज है वो यही कोस्टल एरियाज में सेटअप होती है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया आपके यूपीएससी एग्जाम में कि कोस्टल एरिया में क्या चीज है। समझ में आ गया? तो ये थी पूरी इंडस्ट्रियल सेटअप के बारे में जो हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा। कुछ एग्जांपल्स के बारे में अगर बात किया, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो टेक्सटाइल के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, इंग्लैंड के एरिया को लेकर के, इंडिया के एरिया को लेकर के, तो इसको वापस से रिपीटिशन करने का कोई मतलब नहीं है, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड हो गया है, तो उसको हम लोग स्किप करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो देखिए, अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका में बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्थ अमेरिका में, अब नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है कि हमारा इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका का मैप है। यहां पर हमारी रिवर आती है सेंट लॉरेंस, और ये ग्रेट लेक्स है, यहां पर ग्रेट लेक्स है। अब यहां पर क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका के साथ सबसे अच्छी बात है कि इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ज्यादा मैक्सिमम होता है वाटरवे से। क्यों वाटरवे से? क्योंकि इनके पास वरदान है जो ग्रेटर लेक्स हैं, या कह लीजिए ग्रेट लेक्स हैं, जो हमारी ह्यूरॉन है ना, इस तरीके से आपने सुना होगा होम्स, 5 रिवर्स को लेकर के, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी एंड सुपीरियर। तो ये इंपॉर्टेंट भी होती है। दूसरा क्या होता है कि इनके पास है सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस, और ये सेंट लॉरेंस जैसे ही बढ़ती है तो ये पहुंचा देती है अटलांटिक में, अटलांटिक एरिया में। और अटलांटिक में आप लोगों ने एक और सुना होगा कि यहां पर हमारी गल्फ स्ट्रीम बहती है, गल्फ स्ट्रीम के बाद ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बहती है। अब ये बताइए, यहां तो स्टीमर भी आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, इंजन ऑन करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पोर्ट वगैरह मतलब कि जो आपका वाटर वेसल है ये अपने आप चलता जाएगा और कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा ब्रिटेन में। तो आपका क्या ट्रांसपोर्ट जो है, एक तो वैसे ही सस्ता पानी में वैसे ही चल के आ रहा था, और दूसरा ऑलरेडी यहां पर पहुंच गया। तो आपका जो ट्रांसपोर्ट जो सबसे ज्यादा महंगा होता है वही खत्म हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका के पास काफी अच्छा वरदान है। अब ये क्या करेगी इंडस्ट्री जो भी इनको लगानी है, चूंकि यहाँ पर कनाडा में जो आसपास के एरियाज में जो ये एरियाज हैं, यहाँ पर आयरन बहुत ज्यादा मिलता है, और इन आयरन के कारण से यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर डेवलप हो गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे डुलूथ वगैरह का एरिया हो गया। अब क्या है कि जितनी भी अब आयरन है, चूंकि कनाडा में आयरन निकाल रहे हैं, तो अब इनको ऑटोमोबाइल सेक्टर कहां बनाएंगे, जहां पर आयरन ज्यादा मिलेगा वहीं बना लेंगे। तो देखिए ग्रेट लेक्स के चारों ओर जितने भी एरियाज आते हैं या ऊपर में आ जाते हैं, तो ये पूरा का पूरा इलाका इंडस्ट्रियल एरिया बन जाता है, और वो बन जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। इसको बुलाता है क्लस्टरिंग कर देना, क्लस्टरिंग। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में हम लोगों ने देखा। चूंकि यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, मार्केट डेवलप हो गया है, और ट्रांसपोर्ट मार्केट को और अच्छे से कनेक्ट कर देता है, और इस तरीके से इंडस्ट्रियल सेटअप यहाँ पर हो जाती है। क्लियर हो गया पूरा सिस्टम? तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली जो बातें की हैं वो बातें किया है कि वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज किस तरीके से लोकेशनल पैटर्न क्या क्या है यहाँ पर। क्लियर? आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग रीजन के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग जोन्स के बारे में। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।